अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जोन आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया है, जिसका नाम है प्रोविडेंट फंड टैक्सेशन। और इसको हम देखेंगे कि हम जो हमारा सैलरी इनकम हेड है उसके अंदर हम जो प्रोविडेंट फंड्स हैं उसको कैसे लेके चलेंगे। आपको याद होगा कि टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर हम सैलरी हेड जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने ये चीज़ें सारी डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। इन वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, तो आप इनको वन बाय वन करके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी। तो आज जो हम देखेंगे वो है प्रोविडेंट फंड्स, उसकी टाइप्स क्या हैं। प्रोविडेंट फंड्स जो हैं उनकी टैक्सेशन जो है सैलरी के लिहाज से कैसे होगी। कंपनीज टैक्स विद हेल्ड कर रही होती हैं तो वो उसकी कैलकुलेशन को कैसे लेके चलेंगे। हमारा ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेड भी करेंगे डिटेल के साथ सेक्शन वाइज। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस और सेम जो है हमारी अदर इनकम्स के जो हेड्स हैं इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर जो है सबसे पहले जैसे कि हम नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक अपनी करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट के हवाले से बताया गया है कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, और उसको कंसेप्ट बताया गया है। उसके बाद जो इनकी टैक्सेशंस हैं वो हम करेंगे टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। इनके अंदर कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि हमें देखने होंगे जब हम टैक्स की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। और इस चीज़ को हमने एक निहायत ही कम्प्रीहेंसिव जो एग्जांपल है उसके साथ जो है ना यहाँ पे मैंने आप जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे उसकी टैक्स की जो कैलकुलेशंस हैं वो भी हमने की हुई हैं। तो उसके अलावा जो सैलरी का कैलकुलेटर है जो कि ऑलरेडी हम बनाया है और इसको यूज़ कर रहे हैं टैक्स की कैलकुलेशंस के लिए, बजाय ये कि हम मैनुअली करें। तो इसके थ्रू हम उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस करेंगे जो भी हमारा टैक्सेबल सैलरी आएगी। और अगर आप मैनुअली उसको करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने उसके सैलरी के जो टैक्स स्लैब्स हैं वो भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रोविडेंट फंड है उसकी टाइप्स देखेंगे, जो कि जब हम टैक्स की कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो हम प्रोविडेंट फंड है वो किस टाइप के अंदर फॉल करता है। और उसकी कैटेगरीज जो हैं उसके मुताबिक उसकी टैक्सेशन को लेके चलेंगे। तो आपको गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड मिलेगा एक किस्म का, एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है और एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। तो टैक्स के लिहाज से ये तीन प्रोविडेंट फंड्स हैं जिनकी कैटेगराइजेशन की गई है। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये बताया गया है, उसकी कंडीशंस हैं कि इसमें से जो है ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए मेंटेन किया जाता है। और अंडर एक्ट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 जो है उसके उस एक्ट के अंडर जो है ना ये गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड एस्टेब्लिश किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन के लिए नॉर्मली ये प्रोविडेंट फंड जो होता है वो स्टैब्लिश किया जाता है। इसमें सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी आ सकते हैं, अगर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो है दूसरी कंटोनमेंट बोर्ड के अलावा मीटिंग जो गवर्नमेंट है उसने इसको नोटिफाई किया हुआ है। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स जो हैं इस फोर कैटेगरी इन इन यहाँ यहाँ पे जो है वो स्टैब्लिश हो रहे होते हैं। उसके बाद जो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है वो कौन सा होता है। ये बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके लिए ये स्टैब्लिश किया जाता है। और ये जो है इसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू किस लॉ के अंदर जो है वो पार्ट सिक्स सिक्स स्केड्यूल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके तहत जो उसके रूल्स वगैरह बताए हैं उनको देखते हुए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो इसको अप्रूव करता है। अगर जब ये अप्रूव हो जाता है तो ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बन जाता है। और अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस प्रोविडेंट फंड को जो भी स्टैब्लिश किया गया है उसकी टर्म कंडीशन उसके मुताबिक नहीं है, इस लॉ के मुताबिक, वो क्या करता है वो इसको अप्रूव जो है वो नहीं करता। और जब ये अप्रूव नहीं करता तो ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब इनको कैटेगराइज करना क्यों जरूरी है। इनको कैटेगराइज करना इसलिए जरूरी है कि इनकी टैक्सेशन जो है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू प्रोविडेंट फंड टाइप्स। अच्छा, प्रोविडेंट फंड जो है मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा कि कंपनीज क्या करती हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और जो एम्प्लॉयर होता है वो भी इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और नॉर्मली जो है ये नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो है वो ये इक्वली ही कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है। एम्प्लॉय भी उतना कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है और एम्प्लॉयर भी इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और एक सेपरेट फंड जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है और स्टैम्प पेपर वगैरह पे उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो टर्म एंड कंडीशन लिख दी जाती है, कितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, और उसके ट्रस्टी वगैरह भी सारे होते हैं।
ये तो एक थोरेटिकली यानी कि आपके कॉन्सेप्ट के अंदर आपको चीज़ों को पता होना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड जो हैं वो कौन किस कितनी किस्म के होते हैं और कौन कौन सी प्रोविडेंट फंड किस कैटेगरी में फॉल करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने शिष्य जो है उसको बताया हुआ है। यहाँ पे ये प्रोविडेंट फंड है, उसकी टाइप है, और यहाँ पे नीचे उसकी टैक्सेशन जो है उसकी समरी हमने बनाई हुई है कि वो कैसे कैसे उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस होंगी। तो इससे पहले कि ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, कोई भी आप प्रोविडेंट फंड देखेंगे उसके अंदर ये चार एलिमेंट जो हैं जिसको मैंने इवेंट का नाम दिया है, ये चार एलिमेंट जरूर होंगे और इसी के गिर्द ही इनकी टैक्सेशन होगी। और हर एलिमेंट जो टैक्सेशन है हम उसको इंडिविजुअली देखेंगे, और फिर जब हमारी प्रैक्टिकल एक एग्जांपल आएगी तो उसमें हम इसको के लिए देखेंगे कि हर जो पार्ट है टैक्सेशन का, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का, एम्प्लॉयर का जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है वो, और जो पेमेंट ऑन अकाउंट बैलेंस है, क्यूमुलेटिव बैलेंस है, ये कैसे कैसे जो है वो बिहेव करेंगे और उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस क्या होंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। अगर आप गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड देखें तो इसमें अगर मैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो टैक्स है वो तीनों के अंदर ही सेम है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। कि एम्प्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो बेसिकली उसकी ग्रॉस सैलरी का ही पार्ट बन रहा होता है। उसी में से वो जो है वो डिडक्शन होके उसकी जो है वो पेमेंट हो रही होती है। तो ये तीनों केसेस के अंदर हमें इसको सेपरेट से उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी ही ग्रॉस सैलरी का पार्ट होता है। मैं एक इसको आप इस तरह मिसाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ये 66,666 रुपीज है। तो ये इसकी ग्रॉस सैलरी के पार्ट बनता है और उसके बाद ही जाके उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस जो हैं वो हो रही होती हैं। तो इसलिए इसको हमें सेपरेट जो है वो करने की जरूरत नहीं होती, ये उसके अंदर ही उस शामिल होता है। ये चीज आपने समझनी है। दूसरा है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है उसके अंदर चाहे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फुली एग्जाम्प्ट होता है। इसी तरह जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा होता है वो भी फुली एग्जाम्प्ट होता है, और जो पेमेंट ऑन अकोमोडेटेड बैलेंस होता है ये भी जो है वो एग्जाम्प्ट होता है। तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर ये तीनों चीजें जो हैं ये एग्जाम्प्ट होती हैं, और ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ये तो ऑलरेडी उसकी ग्रॉस सैलरी का जो पार्ट है वो बन रहा होता है। उसके बाद जो है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर ये जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी उसकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन रहा होता है, तो इसको हमें अलग से करने की जरूरत नहीं। हाँ, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको हमने देखना है कि जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा उसमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/10 ऑफ सैलरी और प्लस 1/10 ऑफ द सैलरी, या 1,50,000, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, जब हम उसकी टैक्स की कैलकुलेशन आगे करेंगे भी, तो इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट को हम क्या करेंगे उसके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देंगे, वो एग्जाम्प्ट होगी और बाकी उसके सैलरी का पार्ट बना देंगे। मैं आपको इसकी इस तरह मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1/10 ऑफ द सैलरी कैलकुलेट की, वो फॉर एग्जाम्पल 41,000 बना, ये 1 लाख है, तो इसका मतलब ये 41,000, तो ये 41,000 इसका मिनिमम जो एग्जाम्प्ट आ गया, और एक्चुअली जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो 85,000 कर रहा है। तो इसमें से क्या होगा, 85,000 में से जो 41,000 होगा वो क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और ये 44,000 उसकी सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये इसकी जो है टैक्स के हवाले से ट्रीटमेंट होगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के हवाले से ये हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में भी इसको, इस पार्ट को शामिल किया गया, ये हम उसमें देखेंगे भी। अच्छा, उसके बाद जो है जो है इंटरेस्ट क्रेडिट, इसके अंदर जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है इसमें एग्जाम्पशन की जो अमाउंट है वो क्या है कि हम 1/3 ऑफ द सैलरी लेंगे, और जो इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट हुई होगी एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे, वो एट द रेट ऑफ 16% जो है वो क्या होगा, वो इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम माइनस कर देंगे, और बाकी जो अमाउंट है वो हम क्या करेंगे उसकी टैक्स के अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे हायर अमाउंट है और यहाँ पे लोअर अमाउंट है। और उसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे जो हम लेंगे 1/10 ऑफ द सैलरी, ये बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस लेंगे, बाकी कोई अलाउंस नहीं लेंगे। इन दोनों को क्लब करके उसका 1/10 लेंगे। ये हम एग्जाम्पल के आगे आगे जाके एग्जाम्पल में भी इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल 1/3, इसको मैं यहाँ पे अगर एक मिसाल दूँ, 1/3 अगर हम बनता है लेट्स सपोज किसी का 41,000,
ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियर अलाउंस जब हम कैलकुलेट करते हैं, और जो इंटरेस्ट अमाउंट एट 16% जो है वो क्या बनता है, लेट्स सपोज उसका क्यूमुलेटेड जो बैलेंस है वो 85, ये 8.5 लाख है, 8.5 लाख रुपए आ रहा है। और यहाँ पे मैं अगर इसको 16% से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 1,36,000 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों में से, और जो एक्चुअल उसका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ हुआ है इस अमाउंट पे, लेट्स सपोज कि वो 18% पे क्रेडिट हुआ हुआ है, तो उसका एक्चुअल जो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो 1,53,000 है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो 1,53,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, इसमें से इन दोनों में से जो हायर है जैसे कि हम देखने के दे रहे हैं वो 1,36,000 है, इसको हम माइनस कर देंगे तो ये 17,000 रुपये जो है वो क्या होगा, उसकी सैलरी में शामिल हो जाएगा, उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ये हम एग्जाम्पल में इसको अभी डिटेल से देखेंगे भी। अच्छा, इसके बाद जो है आप देखें तो ये क्यूमुलेटेड बैलेंस जो इंटरेस्ट प्लस और वो सारी, ये एग्जाम्प्ट है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा जिस साल वो टर्मिनेट होगा या उसका अपना वो रेजिग्नेशन दे के कहीं और जॉब करेगा तो उस साल उसको सारा बैलेंस मिल जाता है। तो ये जो भी सारा सारा बैलेंस मिलेगा इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा जिस साल के अंदर उसको मिलेगा, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो क्रेडिट हो रहा होगा, ये दोनों ही जो है वो जिस साल के अंदर उसको मिल रहे होंगे, उस साल के अंदर जो है वो टैक्सेबल नहीं होंगे। ये याद रखना है। ये बेसिकली जो है ये एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होंगे। हाँ, जिस साल उसको एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा, इंटरेस्ट प्लस जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो बैलेंस उसको जिस साल मिलेगा, उस साल के अंदर जाके ये सारे की सारी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगी और वो उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगी। और ये किस साल में नॉर्मली होगा? जिस साल में वो जॉब को छोड़ रहा होगा या जब वो रेजिग्नेशन देगा या उसको टर्मिनेट किया जाएगा, तो उसका सारा जो बैलेंस होगा ये वाला और उसको इस साल में जाके मिल जाएगा और उसके लिहाज से उसकी उस साल के अंदर टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो हो जाएंगी। के बाद जो है अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर जो है यहाँ पे हमने सारा डाटा जो है वो इकट्ठा किया हुआ है, एक्यूमुलेट किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो डिफरेंट प्रोविडेंट फंड है उसके अंडर जो है हमने यहाँ पे उनकी टैक्सेबल सैलरी जो है वो निकाली हुई है। अच्छा, उसके उससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है ये हाइपोथेटिकली है, क्लाइंट से डाटा सोर्स ली है, और इसको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मैंने एक सोर्स डॉक्यूमेंट बताया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते। नॉर्मली तो क्लाइंट खुद ही आपको प्रोवाइड कर देता है, अगर ना हो या कंपनीज के अंदर सैलरी स्लिप्स होती हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको सैलरी स्लिप से मिल जाएगी। इसी तरह ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपको सैलरी स्लिप से भी मिल सकती है, अकाउंट से भी ले सकते हैं और फाइनेंस से भी ले सकते हैं, या उसके ऊपर आपका सारा अकोमोडेटेड बैलेंस वगैरह सारा कुछ आ रहा होता है। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल मिस्टर मिंटू है जो कि वर्किंग कर रहा है पिंटू के अंदर एज ए एग्जेक्टिव इन अ ग्रुप, और उसका जो रेलिवेंट डाटा है वो टैक्स ईयर 2023 का हमारे पास है। उसके अंदर उसकी बेसिक सैलरी ये वाली है, हाउस रेंट अलाउंस जो है उसका ये वाला है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है ये 66,666 रुपीज़ ये वाला है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड किया हुआ है कि ये वाले जो 66,666 है ये इसके अंदर ही एंटर है, लेकिन मैंने इसको जस्ट सेपरेट मेंशन इसलिए किया है क्योंकि जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे आगे तो उसलिए हमें ये सेपरेट जो है वो चाहिए होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन बेसिक सैलरी, जस्ट शो सेपरेटली फॉर कैलकुलेशन पर्पस। उसके बाद एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, ये मैंने प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट जो उसकी इंडिविजुअल आ रही थी उधर से देखा है। डियरेंस अलाउंस जो है ये सैलरी स्लिप से देखा है मैंने। उसके बाद ये कन्वेंस अलाउंस है, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है, और ये जो जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट ये क्यूमुलेटिव बैलेंस क्रेडिट हुआ हुआ है वो यहाँ से देखा है, और ये प्रोविडेंट फंड के अंदर सारी चीज़ें ये मेंशन की होती हैं। अच्छा, इसमें जो है यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये मैंने सारी चीज़ें एनुअली ली हुई हैं, तो आपने इसको मंथली नहीं समझना, ये एनुअली सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे मैंने उसका बताया हुआ है कि इसका कंट्रीब्यूशन अगर प्रोविडेंट फंड जो है वो रिकग्नाइज है, अनरिकग्नाइज है, या प्रोविडेंट फंड जो है वो स्टेचुटरी है, स्टेचुटरी मींस गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, तो टैक्सेबल सैलरी जो है इस बंदे की, मिस्टर मिंटू की, हम टैक्सेबल सैलरी जो है वो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 3 सिनेरियोज बनाए हुए हैं। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जिसको हम स्टेचुटरी गवर्नमेंट फंड प्रोविडेंट फंड भी कहते हैं, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है
वो है। यहाँ पे बेसिक सैलरी सेम रहेगी तीनों केसेस के अंदर, क्योंकि ये सैलरी का स्ट्रक्चर है। उसके अलावा डे रेंट अलाउंस मैंने लिया, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस लिया, ये चूंकि टैक्सेबल हैं। ये हाउस रेंट अलाउंस की टैक्सेशन कैसे होती है ये मैंने डिटेल में पिछली वीडियोस में बता दिया, आप उसको देख सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस है, ये भी वही है। ये फिगर्स कहाँ से लिए, ये हमने यहीं से फिगर्स जो हैं वो उठाई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सारी चीज इंफॉर्मेशन यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट की, तो बाकी जो चीजें बच जाती हैं वो प्रोविडेंट फंड की चीजें बच जाती हैं। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो है वो एलिमेंट, उसके बाद एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट अमाउंट, और जो एक्यूमुलेटिव बैलेंस है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। अच्छा, याद रखें कि जो हमने प्रोविडेंट फंड को डिस्कस किया तो उसमें हमने ये 4 इवेंट्स किए थे, और ये 3 इवेंट्स तो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर चल रहे होंगे। और ये वाला जो सेक्शन होगा ये उस सूरत में होगा जब वो रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन वगैरह दे रहा होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो आपको ये 3 ही इवेंट नजर आ रहे होंगे, चौथा नहीं आ रहा, क्योंकि इस अजम्पशन के साथ ये कि अभी वो रेजिग्नेशन उसने नहीं दिया और वो करंटली चल रहा है। तो इसमें यहाँ पे आप देखें कि हमने बेसिक सैलरी ली, यहाँ से उठाई, फिर उसके बाद हमने ये वाले जो एलिमेंट हैं ये हमने सारे डेरेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये हमने सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे इकट्ठी कर ली। बाकी जो 4 चीज़ें हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेटिव बैलेंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट रेट क्रेडिट, ये प्रोविडेंट फंड से रेलिवेंट है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे आके एक उसकी जो कैलकुलेशन का पार्ट है उसको मैंने यहाँ पे सेपरेटली शो करवा दिया प्रोविडेंट फंड के हवाले से। तो इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें, ये जो इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन है, अगर आप यहाँ पे देखें जो इम्प्लाई ने कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था, वो ऑलरेडी ही उसकी सैलरी का शामिल है, उसके अंदर शामिल है, तो हमें इसको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर दोबारा ऐड करेंगे तो ये डबल टाइम टैक्सेशन जो है वो हो जाएगी और टैक्स उसका ज्यादा बनेगा। अच्छा, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो उसका रूल अगर हम यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में जाएं तो, और प्रोविडेंट फंड में देखें तो ये उसका रूल था, और इसी रूल के मुताबिक हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस की। 1/10 ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डेयर अलाउंस, पीकेआर 150, और इन दोनों में से जो लोअर था वो हमारी एग्जाम्प्ट अमाउंट आई, और उसको हमने जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था उसमें से हमने उसको माइनस कर लिया, तो ये नेट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आएगा जो कि टैक्सेबल होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कि ये 1/10 कैसे किया है हमने, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिक सैलरी प्लस डियरेंस अलाउंस ऐड करके उसको 1/10 कर लिया। ये 1.5 लाख वैसे ही था, और इनमें से जो हमारा मिनिमम था वो जो हमें एग्जाम्प्ट है वो ये था, और इसका डिफरेंस लेके हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का शेयर आ गया जो कि टैक्स के लिहाज से कैलकुलेशन होंगी। उसके बाद जो इंटरेस्ट क्रेडिट था वो हमने क्या किया, वो हमने 1/3 ऑफ द सैलरी सेम उसी तरह इन दोनों को सेम प्लस करके 1/3 लिया। और जो इंटरेस्ट अमाउंट है एट द रेट ऑफ 16%, ये हमने कैसे कैलकुलेट की, नॉर्मली आपको स्टेटमेंट से भी मिल जाती है। अगर आपको स्टेटमेंट से, प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट से नहीं मिलती, तो आप क्या करें कि जो उसका अक्यूमुलेटेड बैलेंस जो साल जो होगा, साल का, वो आप लें, उसके अंदर आप देखें तो आपको अमाउंट नज़र आ जाएगी कि इतना अक्यूमुलेटेड बैलेंस है। आपको इंटरेस्ट रेट का भी पता है तो आप वहाँ से भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यही किया हुआ है कि अक्यूमुलेटेड बैलेंस को जो है वो उसके जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है उसके साथ मैंने किया हुआ है। तो ये अमाउंट बनी 2.5 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस मैक्सिमम जो लो था या एग्जाम्प्ट था वो तो 2,56,000 था। एक्चुअली जो अमाउंट उसकी स्टेटमेंट में क्रेडिट हुआ हुआ है 2,88,000 है। उसमें से हमने ये माइनस किया तो ये 32,000 जो है ये इंटरेस्ट अमाउंट उसकी सैलरी में से, सैलरी का पार्ट बन जाएगी और टैक्स के अंदर उसकी कैलकुलेशंस में होगा। तो इस तरह जो है जीपी फंड के अंदर जैसे कि हमें पता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम्प्ट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट भी एग्जाम्प्ट होती है, और तो इसमें 0 0 मैंने डाला हुआ है। जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, आपको पता है कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये जिस साल कंट्रीब्यूट हो रहा होगा उस साल के अंदर जो है वो उसकी टैक्स के अंदर वो कैलकुलेशंस में नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। तो इसलिए जो एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे जो है वो ये चीज 0 0 आ रही है। हाँ, जिस साल वो रेजिग्नेशन देगा या टर्मिनेट होगा तो उस साल जो सारा क्यूमुलेटिव बैलेंस होगा वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा अंडर सैलरी इनकम हेड। तो यहाँ से जो है वो टैक्स की कैलकुलेशंस की, तो हमारे पास इसकी टैक्सेबल सैलरी जो है ये निकली इस केस के अंदर, मिस्टर मिंटू की इस केस के अंदर ये निकली, और इस केस के अंदर ये निकली। तो 7,67,60,000 जो उसका टैक्स अमाउंट बनी। अब हम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टैक्स कैलकुलेटर के अंदर जाके अगर मैं इसकी मंथली सैलरी देखूँ
तो ये मेरे पास कोई 63 लाख 3,47,000 सॉरी 63,000 347 रुपीज़ बनती है। तो मैं यहाँ पे जाके यही अमाउंट जो है इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये एनुअली बनी, और एनुअल के ऊपर जो मेरे टैक्स की कैलकुलेशन बनी वो एनुअली 4,004 रुपये बनी, और मंथली टैक्स की डिडक्शन जो है वो 3,34,000 होगी। ये टैक्स की डिडक्शन कंपनी करेगी, और जो हर साल उसकी सैलरी में से माइनस करके डिडक्ट करती जाएगी, हर हर महीने, सॉरी, इतनी अमाउंट डिडक्ट करती जाएगी। और इसमें से जो है ये अगर वो टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है तो टैक्स रिटर्न के अंदर उसका टैक्स जो अगर आईआरएस के अंदर बनेगा वो इतना बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कंपनी उसका इतना टैक्स विद हेल्ड कर रही होगी। तो जब एनुअल पे इतना ही टैक्स डिडक्ट हुआ होगा और इतनी टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी, तो एंड पे आईआरएस के अंदर उसको कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, इस अजम्पशन के साथ कि और उसकी कोई इनकम जो है वो नहीं है। तो इस तरह जो है हमने इसको कम्प्रिहेंसिवली कवर किया कि आप टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने एक जस्ट एक एडिशनल चीज़ ये दी थी कि अगर लेट्स सपोज के अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर वो इस साल के अंदर टर्मिनेट हो जाता है, तो ये 66,000 ये वाला प्लस 288, ये 3,54,666 रुपए जो है वो फिर हम इस इनकम के अंदर जो है वो ऐड करेंगे और उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। अगर उसको हम फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं और वो टैक्स ईयर के अंदर फॉल करता है, तो टैक्स कैलकुलेटर ये आप लोगों से ऑलरेडी शेयर है, टैक्स स्लैब भी शेयर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो वीडियो है ये भी आपको पसंद आई होगी। अपना जो है वो पर ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा, सजेशन हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो लीव इनकैशमेंट्स के ऊपर होगी। ये हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है, इसके साथ ही हमारी प्रैक्टिकल सीरीज भी चल रही है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। जो प्रोविडेंट फंड है ये आज हमने कर लिया है, इसके साथ ये वाली चीज़ें हमारी डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह लीव्स इनकैशमेंट को देखेंगे कि गवर्नमेंट होगी तो क्या करेंगे, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के केस में क्या करेंगे, और उसकी टैक्स की कैलकुलेशंस में कैसे उसको लेके चल रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके उसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह जो है वो आपको आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा, और मैं भी इस चीज़ से इंकरेज होऊंगा, और मैं इंशाल्लाह आपके लिए इस तरह की मज़ीद वैल्यूएबल वीडियोज़ जो हैं वो लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।